चलिए अब वो एक्सेप्शन देखते हैं, कौन सी वो एक्सेप्शन है जहां पर रूल 3.1 काम नहीं करता। कहता है कि एक्सेप्शंस टू अबव रूल मतलब कौन सा, रूल 3.1 जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। प्रोवाइजो 1 टू रूल 3.1, रूल 3.1 का एक्सेप्शन क्या है, प्रोवाइजो 1 क्या है कि अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट सर्टेन साइट्स और इन रिमोट एरिया, अकोमोडेशन प्रोवाइड टू सर्टेन साइट और एनी रिमोट एरिया। कहता है कि अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग एट अ माइनिंग साइट, खदानों में, या फिर ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन जहां पर तेल वगैरह निकाला जाता है वहां पर, या फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा हो, या फिर डैम की साइट, या फिर पावर जनरेशन साइट, या फिर ऑफशोर साइट विच इज बिग। देखिए हम कह रहे हैं कि आपका जो रूल 3.1 है ना वो कौन कौन सी जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, कहां कहां पर, माइनिंग साइट पे हो, या ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट पे हो, या डैम साइट पे हो, या पावर जनरेशन साइट हो, या ऑफशोर साइट हो, ऐसी कोई भी साइट हो जहां पर अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया है। भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो फिर बता रहा हूं, हमने अभी तक अकोमोडेशन के बारे में पढ़ा कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है, हमने पढ़ लिया फर्निश अनफर्निश, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है अदर एम्प्लॉयर, फर्निश अनफर्निश, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा होटल में, होटल में तो फर्निश ही होगा, वहां पर अनफर्निश फर्निश की बात ही नहीं थी, 24% सैलरी और एक्स्ट्रा चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू होटल, ये हमने बात पढ़ी थी। मैं कह रहा हूं ये बातें ना एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्यों, अगर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई गई है कहां पर, पावर जनरेशन साइट पे, डैम साइट पे, ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट पे, माइनिंग साइट पे, ऑफशोर साइट पे, ऐसी कोई साइट जहां बड़ी खतरनाक जगह है, जहां पे बम विस्फोट होते रहते हैं, या बहुत ही क्रिटिकल एरियाज है जहां पर बिना रहे काम किया ही नहीं जा सकता, आपको रहना ही पड़ेगा वहां पर, मजबूरी है रहना, और आप करोगे उस पर मैं टैक्स लगा दूं, तो थोड़ी सी अजीब बात नहीं है। एक तो बेचारा, आप देखो पावर जनरेशन साइट है, पावर जनरेशन साइट में कितना मतलब वहां पे आपको क्या लगता है शॉपिंग मॉल्स बने होंगे, या ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट पे क्या मॉल बने होंगे जहां पर एम्प्लॉय बड़ा एंजॉय करेगा, नहीं साहब, बहुत ही आउट लोकेशन होती है जहां पर बेसिक नीड्स की भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती, कंपनी को सब प्रोवाइड कराना जाता है, ठीक है। ऐसी जगह पर अगर कोई एम्प्लॉय काम करा और उसको वहां पर अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया है, और अकोमोडेशन कैसा प्रोवाइड कराया है, जो कि टेम्परेरी है नेचर, अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया है जो कि टेम्परेरी है नेचर, और जिसका एरिया 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं है, मतलब ऐसी साइट पे कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को, जहां पर टेम्परेरी है वो अकोमोडेशन, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया गया है, और जहां का एरिया 800 स्क्वायर फीट तक है, उससे ज्यादा का नहीं है, और ऐसी जगह लोकेटेड है एंड इज लोकेटेड नॉट लेस देन 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड। देखिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि भैया आप, एक तरह से देखा जाए 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि आप बहुत आउटवर्ड लोकेशन पे काम कर रहे हो, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो सकता है, पावर जनरेशन हो सकता है, डैम साइट हो सकती है, या इस तरह की कोई साइट हो सकती है। दूसरा कहता है आपको जो घर प्रोवाइड कराया गया है ना, वो पहली बात तो टेम्परेरी होना है नेचर, सिर्फ 800 स्क्वायर फुट से ज्यादा का एरिया नहीं होना चाहिए, और ऐसी जगह होना चाहिए जो कम से कम 8 किलोमीटर दूर हो, मतलब 8 किलोमीटर कम से कम दूर हो, कहां से, किसी भी म्युनिसिपैलिटी से, कंटेनमेंट बोर्ड्स के एरिया से, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर 8 किलोमीटर के अंदर ही है वो एरिया, किसी म्युनिसिपैलिटी जहां पर जो वो म्युनिसिपैलिटी लोकल अथॉरिटी लगती है, वहां से उसका टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात करें जो 800 स्क्वायर फीट है, अगर वो 8 किलोमीटर के अंदर, इसका मतलब फिर आउट लोकेशन पे कहो। हम आउट लोकेशन तभी मानेंगे जब आप कम से कम यहां से म्युनिसिपैलिटी की लिमिट से 8 किलोमीटर दूर रह रहे हो। ये आपने अगर कंडीशन फुलफिल कर ली, और ऐसी जगह आपको कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है जो कि टेम्परेरी है, 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं है, और 8 किलोमीटर दूर है म्युनिसिपल अथॉरिटी की लिमिट से, तो भैया हम इस पर कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन या अकोमोडेशन वाला परक्विजिट्स एप्लीकेबल नहीं करेंगे। एक तो कंडीशन ये हो गई कि आपका इस तरह से आप काम कर रहे हो, या फिर आप ऐसी जगह एरिया, रिमोट एरिया, लोकेटेड इन अ रिमोट एरिया, या फिर आप ऐसी जगह रह रहे हो, आपका अकोमोडेशन ऐसी जगह प्रोवाइड कराया गया है जो कि 40 किलोमीटर दूर है उस शहर से, जो कि 40 किलोमीटर दूर है उस शहर से जहां की पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा नहीं है लेटेस्ट जनगणना के हिसाब से।
जहां की पॉपुलेशन 20,000 तक की पॉपुलेशन है। भाई अब देखिए, कोई शहर है जहां की पॉपुलेशन 20,000 तक की है, वो बहुत बड़ा शहर होगा या छोटा ही शहर होगा? भाई जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 तक है, तो ऐसा कोई गांव कस्बा ही होगा जहाँ की पॉपुलेशन, आजकल तो शहरों में तो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 लोग रहते हैं। तो ऐसा कोई शहर जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 20 लाख है, 20,000 है, 20,000 से ज़्यादा नहीं है, ऐसी पॉपुलेशन, ऐसा शहर, ऐसा टाउन, ऐसा कस्बा जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 है और आप उस टाउन से 40 किलोमीटर दूर रह रहे हो, कह रहे ना, लोकेटेड इन अ रिमोट एरिया, जो कि, और रिमोट एरिया का मतलब ऐसा एरिया जो कि 40 किलोमीटर अवे है फ्रॉम अ टाउन हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20,000 बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पब्लिकेशन ऑल सेंसस। इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, ऐसे केस में सेक्शन रूल 3(1) एप्लीकेबल नहीं होगा और इस एरिया में प्रोवाइड करा गया किसी भी तरह का कोई भी अकोमोडेशन, रेंट फ्री या कंसेशन रेट पे तो होगा ही नहीं, कोई भी रेंट फ्री या कंसेशन रेट पे भी बात कर लेते हैं, वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि रूल 3(1) ही एप्लीकेबल नहीं होता। जब रूल 3(1) ही एप्लीकेबल नहीं होता तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की कैलकुलेशन का कोई और तरीका ही नहीं है। तो एक प्रोवाइजो तो ये हो गया कि प्रोवाइजो 1 टू रूल 3(1), प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? दूसरी एक्सेप्शन कहता है कि अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट अ न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑन ट्रांसफर while retaining the accommodation at other place for first 90 days from the date of transfer, the value of one house with lower value will be taxable. After 90 days value both house will be taxable. देखिए ये क्या, फिर से देख लेते हैं कि accommodation provided at new place of posting on transfer while retaining the accommodation at other place for the first 90 days date of transfer, value of one house will lower value will be taxable. After 90 days both house will be taxable. हमारे वाले एग्जाम्पल में दोबारा देख लेते हैं। हमारे वाले एग्जाम्पल में रिलायंस लिमिटेड ने मिस्टर आर, जो कि मुंबई के प्लांट में पोस्टेड थे, इनको गुजरात भेजा गया। ठीक है, अब हमारे केस में देखो गुजरात भेजा गया। अब क्या कह रहा है प्रोवाइजो 2? अब मिस्टर आर का यहां पर हो गया ट्रांसफर, यहां हो गया इनका ट्रांसफर, यहां पर भी इनको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करा गया था और यहां पर भी इनको आरएफए प्रोवाइड करा गया है। ठीक है, दोनों जगह इनको घर मिला है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े अच्छे इंजीनियर थे, बहुत हाई फाई इंजीनियर थे, बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस था, 20+ साल के, मतलब बिल्कुल हेड थे एक तरह के। दोनों जगह उनको घर प्रोवाइड करा गया। अब मैं कह रहा हूं कि इनको जब ट्रांसफर करा गया, अब ऐसा तो नहीं एक दिन में ही ट्रांसफर हो जाता, तो सारा सामान एक दिन में धीरे धीरे करते करते सामान आता है, धीरे धीरे आदमी सेटल होता है, अपनी फैमिली को लाता है, बीवी बच्चों को लाता है, बच्चों के एडमिशन चलाता है, स्कूल चेंज करना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो इनकम टैक्स कहता है कि भैया देखिए, अगर आपका ट्रांसफर हुआ है ना कहीं, कोई दिक्कत नहीं साहब, आप एक काम कीजिए, आपको और आपका ट्रांसफर और आपने अभी दोनों जगह रेंट फ्री अकोमोडेशन होल्ड कर रखा है कंपनी का। देखिए कंपनी आपको 10 जगह दे, हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो हम पे टैक्स ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है कंपनी ने आपको कितनी जगह दे रखा है, हम तो टैक्स ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आपने दोनों जगह रेंट फ्री अकोमोडेशन होल्ड कर रखा है ना, अब कायदे से टैक्स, इनकम टैक्स कहता है कि भाई रेंट फ्री अकोमोडेशन ये भी टैक्सेबल होना चाहिए और ये भी टैक्सेबल होना चाहिए। भाई सही बात है, दोनों जगह रेंट फ्री अकोमोडेशन है, दोनों जगह टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन प्रोवाइजो 2 टू रूल 3(1) कहता है कि फर्स्ट 90 डेज पहले 90 दिन, इन दोनों में से जो लोअर होगा ना, लोअर क्या, लोअर रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो हम कैलकुलेशन करेंगे ना एज पर रूल 3(1), इन दोनों जगह की करेंगे। इनमें से जो लोअर वैल्यू आ रही होगी वो आप उस पर टैक्स दो, मत दो, ज्यादा वाले पे मत दो। देखिए दोनों पे तो हम अभी नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 90 डेज तक हम दोनों पे नहीं लेंगे, कायदे से दोनों पे लेना चाहिए क्योंकि आपको दो जगह घर मिल रहे, लेकिन हम दोनों पे नहीं लेंगे। हम पहले 90 दिन मुंबई और गुजरात में से जो भी वैल्यूएशन, जिस शहर में भी आपकी वैल्यूएशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन वैल्यूएशन कम आ रही है ना, आप उस वाले घर पे आप टैक्स दे दो। लेकिन सिर्फ 90 दिन तक ये सुविधा है बाबूजी। 90 दिन के बाद आफ्टर 90 डेज, हम 90 डेज क्यों कहा, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना 90 दिन तक तो हम इनकम टैक्स पे लिबर्टी दे रहा है कि चलिए ठीक है, थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, बीवी बच्चों को सेटल होने में टाइम लगेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप अपना टाइम ले लीजिए, 90 दिन का आप अपना टाइम ले लीजिए। लेकिन 90 दिन के बाद
आपको किस पर टैक्स देना पड़ेगा भैया? 90 दिन के बाद ना आपको इस पर भी देना पड़ेगा, इस पर भी देना पड़ेगा, बोथ पे देना पड़ेगा। आपको 90 दिन के बाद आफ्टर 90 डेज आपको दोनों पे ही टैक्स देना पड़ेगा। ये बात लिखी है यहां पर कि फॉर फर्स्ट 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ वन हाउस विद द लोअर वैल्यू विल बी टैक्सेबल। आफ्टर 90 डेज वैल्यू ऑफ बोथ हाउस विल बी टैक्सेबल। बोथ हाउस विल बी टैक्सेबल। ठीक है जी। तो ये थी आपकी एक्सेप्शंस की बात। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो हमें जरा डिस्कशन करना पड़ेगा। देखिए जी, यहां पर ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। क्या नोट है वो देख लेते हैं जरा। एक अमेंडमेंट थी जो कि फाइनेंस एक्ट 2023 में आई थी, प्रीवियस ईयर 23-24 और उसके बाद के प्रीवियस ईयर्स के लिए। इसमें क्या बात बोली गई कि वैल्यू ऑफ परक्विजिट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। बेसिकली ये टर्म कैपिटल गेन चैप्टर में ज़्यादा यूज होती है, तो वहाँ पर समझेंगे उसको क्या होता है ये बहुत डिटेल लेवल पे। तो जिन बच्चों ने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वगैरह के बारे में पता है उनको बताने की जरूरत नहीं, बाकी हम जब बाद में डिस्कशन करेंगे तो और डिटेल लेवल पे वहाँ डिस्कशन हो जाएगा। तो कहता है कि वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड और टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर, वेयर द accommodation is owned or taken on lease or rent by the employer and the same accommodation is continued to be provided to the same employee for more than one previous year, तो the value per visit as calculated in B above कब? जब accommodation provided by other employer था और उसमें not owned या owned वाली बात थी। shall not exceed the amount so calculated for the first previous year as multiplied by the amount which is the ratio of the cost inflation index for the previous year for which the value is calculated for the previous which the accommodation। क्या लिखा हुआ है ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा हमारे तो बात साहब, पता नहीं क्या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स प्रीवियस ईयर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्या लिखा है पता नहीं। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात बड़ी कहता है कि मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर एम्प्लॉयर, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे वाले एग्जाम्पल में हम अपना रिलायंस का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। रिलायंस लिमिटेड ने मिस्टर आर को मान लीजिए प्रीवियस ईयर 2023-2024 में एक घर दिया था, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया था, और उस रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी 2 लाख रुपए एज पर रूल 3(1) के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज पर रूल 3(1) के अकॉर्डिंग जो इस रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन निकल के आई थी वो 2 लाख रुपए निकल के आई थी। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जरा इसको क्लियर लिख देते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन था जिसकी वैल्यूएशन 2 लाख रुपए निकल कर आई थी रूल 3(1) के अकॉर्डिंग। के अकॉर्डिंग वैल्यू पर परक्विजिट्स। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब नेक्स्ट ईयर आया 24-25, ये 23-24 की बात थी। नेक्स्ट ईयर आया 24-25, ये वाला रेंट फ्री अकोमोडेशन अभी भी इनके पास था। अब यहां पर भी मुझे इसकी वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। भाई देखिए 2 लाख तो मेरा 23-24 में था। अब क्या टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है? हाँ, सब चेंज हो सकती है। मुझे हो सकता है वहां पे जो भी उसका ओन बाय नॉट ओन बाय या पॉपुलेशन का कोई डिफरेंस हो सकता है। अभी तो हम चलिए मुंबई की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पॉपुलेशन में ऊपर नीचे चीज हो सकती है। अब यहां पे कह रहे हैं कि सब 24-25 का आप आरएफए की वैल्यूएशन करोगे ना, तो वो कहता है कि जब आपने प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल आपने जो आरएफई की वैल्यूएशन करी थी वो वैल्यू लो, इनटू करो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस प्रीवियस ईयर का जिस प्रीवियस ईयर के लिए आपको कैलकुलेट करना है।
और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ले लो उस प्रीवियस ईयर का जिस प्रीवियस ईयर में आपने पहली बार घर अकोमोडेशन के तौर पर दिया था। मतलब जब आपने 23-24 में जो रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू थी वो वैल्यू ले ली हमने भाई। 23-24 में आपने 2 लाख रुपए वैल्यूएशन आई थी एज पर परक्यूजिट्स, मेरे आरएफए की वैल्यू आई थी 2 लाख रुपए। 24-25 में कहता है कि साहब ये जो वैल्यू है ना 24-25 में कहता है ये वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस वैल्यू की कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कर लो। मतलब इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस प्रीवियस ईयर का जिस प्रीवियस ईयर का आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस प्रीवियस ईयर का जिस प्रीवियस ईयर में आपने पहली बार इनिशियली घर एम्प्लॉय को दिया था। ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी और जो आपकी वैल्यू रूल 3(1) के अकॉर्डिंग आपने यहां निकाली होगी, भाई ये जो वैल्यू निकल के आएगी और जो वैल्यू अपने रूल 3(1) के अकॉर्डिंग 24-25 में निकल के आएगी, इन दोनों में से इस वैल्यू और इस वैल्यू में से जो भी लोअर होगा, मतलब इस वैल्यू से ज्यादा एक्सीड वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए। अब जरा दोबारा से हम इसको देख लेते हैं, यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है शायद थोड़ा सा आपको चीज समझ में आएगी कि वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड और टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर एंड द सेम अकोमोडेशन इज कंटिन्यूड टू बी प्रोवाइडेड टू द सेम एम्प्लॉय फॉर मोर देन 1 प्रीवियस ईयर, द वैल्यू परक्यूजिट एज कैलकुलेटेड इन बी अबव। बी अबव कौन सा था हमारा? बी अबव हमारा ये था ना, ये वाला पोर्शन, फर्निश अनफर्निश जो भी हमने बात करी थी, ये वाली नॉट ओन बाय या ओन बाय एम्प्लॉय या नॉट ओन बाय एम्प्लॉय। तो द वैल्यू परक्यूजिट एज कैलकुलेटेड इन बी अबव शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट सो कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट प्रीवियस ईयर as multiplied by the amount which is the ratio of the cost inflation index for the previous year for the values calculated, मतलब 24-25 and the cost inflation index for the previous year in which the accommodation was initially provided to the employee, मतलब 23-24। ठीक है, हमने भी यहां पर यही लिया है। तो हम कह रहे हैं कि साहब आपने जो पिछले साल 23-24 प्रीवियस ईयर में जो वैल्यू ली थी उसके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से आप अपनी वैल्यू निकाल लो, लेकिन ये इफेक्टिव है 23-24 प्रीवियस ईयर से। अब मैं कह रहा हूं कि हम अगले वाले प्रीवियस ईयर में आए, 24-25 में मान लीजिए आपकी कुछ वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू मान लीजिए निकल के आ गई आपकी 2,10,000 रुपए फॉर एन एग्जाम्पल। अब 2,10,000, अब मैं कह रहा हूं कि साहब आपने 25-24 आरएफए कैलकुलेट करना है। अब यहां पे आरएफए क्या कैलकुलेट होगा? अब यहां पे आरएफए कैलकुलेट होगा 2,10,000 रुपए इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस प्रीवियस ईयर के लिए जिस प्रीवियस ईयर में आपने दिया था, आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस प्रीवियस ईयर का जिस प्रीवियस में आपने पहली बार उसको घर दिया था। तो घर तो हमने 23-24 में दिया था, घर तो हमने 23-24 में दिया है, तो 23-24 ही आएगा यहां पर। अगर हमने पहली बार घर 24-25 में दिया होता तो हम यहां पर फिर 24-25 ही लेते। 23-24 प्रीवियस ईयर के लिए ये रूल ही एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि आया 23-24 प्रीवियस ईयर से, फाइनेंस एक्ट 2023 में अमेंडमेंट आई है। तो इस तरह से हमें इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को ध्यान रखना पड़ेगा और उसकी वैल्यूएशन हमें निकालनी पड़ेगी उस केस में, अगर आप केस नंबर बी में आप अदर एम्प्लॉयमेंट वाले सिनेरियो में फॉल होते हो तो। ठीक है जी। गवर्नमेंट के केस में तो लाइसेंस फी होती है, वहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। फर्स्ट प्रीवियस ईयर मींस द प्रीवियस ईयर 23-24, क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट यहीं से आई थी। फॉर और द प्रीवियस ईयर इन विच द अकोमोडेशन वाज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय व्हिचएवर इज लेटर। अगर 23-24 के बाद हमने बात करें ना 24-25 आ रहा तो 24-25 से कंसीडर करेंगे, फिर आपको डिवाइड बाय 24-25 होगा। और अगर आपने 23-24 में, तो 23-24 से पीछे नहीं जा सकते। फर्स्ट टाइम अगर आपने 23-24 में प्रोवाइड करा तो 23-24 से डिवाइड करेंगे। अगर 24-25 में आपने घर दिया 24-25 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद वाले प्रीवियस ईयर में दिया है पहली बार तो वहां से डिवाइड करेंगे, इनटू डिवाइड बाय वो प्रीवियस ईयर जिस प्रीवियस ईयर का आप कैलकुलेट कर रहे हो। Where the accommodation is provided by the central state government to an employee who is serving on deputation with any body undertaking under the control of such government, the employer of such employee shall be deemed to be that body undertaking where the employee is serving on deputation. The value of perquisite of such an accommodation shall be the amount calculated in accordance with the head B of the above table as the accommodation is owned by the employer. तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपने डेपुटेशन एक पर्टिकुलर कमीशन एक पर्टिकुलर मिशन के लिए किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए आते हैं। तो ऐसा हो सकता है जिस मिनिस्ट्री में वो किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए काम करने के लिए आए हैं, वो मिनिस्ट्री, वो गवर्नमेंट, वो अथॉरिटी, वो एम्प्लॉयर उनको घर प्रोवाइड कराए।
रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करा है कि भैया आपको 1 साल 2 साल का काम है, जब तक आपका काम निपटता नहीं जाता आप इस घर में रहिए, गवर्नमेंट का घर है, गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है कि इस तरह के केस में हम कौन सी वाली वैल्यूएशन लेके चलेंगे, तो वही वैल्यूएशन करेंगे ना जो हमने पार्ट बी में, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय अदर एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के अलावा अदर एम्प्लॉयर, क्योंकि वो पर्टिकुलर बंदा उस मिनिस्ट्री में नहीं है, उस वहां डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए वहां पे काम करने आया है। हालांकि ट्रीट उसको हालांकि है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही वो अथॉरिटी आ रही है और उसके अंडर ही काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर मिशन को काम कर रहा है, लेकिन जो उसकी वैल्यूएशन करी जाएगी वो ऐसे करी जाएगी जैसे अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, हेड बी ऑफ द अबव टेबल, एज इफ द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, the value of perquisites of such an accommodation shall be the amount calculated in accordance with head B of the above table as if the accommodation is owned by the employer। ठीक बात है, हेड बी में अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, और हमें देखना पड़ेगा साहब जिस सिटी में वो काम करना है वहां की पॉपुलेशन क्या है, उसके हिसाब से 10%, 7.5% या 5% उसकी सैलरी की हम बात कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे छोटे से 2 नोट थे जो इंपॉर्टेंट थे, इसको हमने डिस्कशन कर लिया। अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल, 4, 5, 6 एग्जाम्पल हैं, एक एक केस यहाँ पे क्लियर हमारा होता चला जाएगा। चलिए जी एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं।